Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's the fifth and last lesson of the first chapter, that is chemical reactions and their equations. Today we will learn about the condition of combustion and also learn about flame. दहन की परिभाषा हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन के नाम से जानते हैं। दहन की कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। There are some conditions for combustion. आज हम वही शर्त के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कंडीशन ऑफ combustion, दहन की कुछ शर्तें। तो सबसे पहले दहन की जो शर्त है उसमें हम लोग चर्चा करते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील या ज्वलनशील वह पदार्थ जो जल सकता है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी इसे हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ combustible things। प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल थिंग कहने का मतलब है कि जो पदार्थ जल सकता है। जैसे जल सकने वाली बात में आ गई कि पेपर क्या होता है, कागज जिसे हम कहते हैं जल पाता है, पेट्रोल क्या होता है, जलता है, वुड क्या हो सकता है, जलता है, किरोसिन जलता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि जो पदार्थ जल सकता है उसे हम दहनशील या इसे ही हम ज्वलनशील के नाम से जानते हैं, कम्बस्टिबल थिंग। दूसरी चीज, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के बाद हमें चाहिए दहन के पोषक की उपस्थिति। पोषक कहने का मतलब है जो दहन जिसके बिना संभव न हो, यानी वह जरूरी है, वो चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्ट करने वाला, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, यानी दहन के पोषक की उपस्थिति। वह पदार्थ जो दहन के लिए आवश्यक होता है, जैसे ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ चलता है। हम एक एग्जांपल ले, लैंप। जब लैंप जलता है तो लैंप का ऊपरी सिरा क्या होता है, खुला होता है। जब उसे हम ढक देते हैं तो हवा का संपर्क बंद हो जाता है, ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती है और वो लैंप बुझ जाता है। तो यहाँ इसके सपोर्टर के रूप में क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी कोई पदार्थ जल पाता है, क्लोरीन की उपस्थिति में भी कोई पदार्थ जल पाता है। तो ये दहन के पोषक पदार्थ हो गए जो उसे सपोर्ट करते हैं। और तीसरा जो है वो है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी जब तक हम उसे टेम्परेचर नहीं देंगे वह पदार्थ जल नहीं पाएगा। तो ज्वलन ताप आखिर है क्या, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। गेटिंग ऑफ ज्वलन ताप यानी फ्लेमिंग टेम्परेचर। तो वह पदार्थ जो जल पाता है, यानी संभव हो पाता है उसका जलना, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। अब याद दिला दें कि ज्वलन ताप की जो स्थिति होती है वह सभी पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम चर्चा कर ले, पेपर को जलाने के लिए ज्वलन ताप निम्न चाहिए, निम्न की आवश्यकता होगी। वहीं एक लकड़ी को जलाने के लिए ज्वलन ताप ज्यादा की आवश्यकता होगी, ज्वलन ताप की ज्यादा आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से जब हम चर्चा करें पेट्रोल को जलाने के लिए ज्वलन ताप की निम्न आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हम वही चर्चा करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को जलाने के लिए ज्वलन ताप की उच्च ज्वलन ताप की जरूरी होती है। यानी सभी पदार्थों के लिए ज्वलन ताप वैरी करता है, भिन्न भिन्न होता है। एक गैस का नाम आप लोग याद रखेंगे, कई बार चर्चा करता है, क्या ये CO2 है। CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो क्या ये दहन का पोषक है, तो नहीं, CO2 दहन का अपोषक है, यानी ये नॉन सपोर्टर है। किसका, तो जलन इसकी उपस्थिति में संभव नहीं हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज को अगर वो जल रही है तो उसे बुझाने में मदद करता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, अपोषक। किसका अपोषक, तो दहन का अपोषक, यानी इसकी उपस्थिति में दहन संभव नहीं है। इसकी उपस्थिति में दहन को बंद किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी चर्चा होगी ज्वाला। ज्वाला को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
तो फ्लेम के नाम से जानते हैं। तो फ्लेम क्या है, सबसे पहले हम लोग ज्वाला का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर ज्वाला होता क्या है। तो ज्वाला, जिसका वर्ड इसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्लेम। तो फ्लेम क्या है, तो किसी भी ईंधन को वायु में जलाने पर हमें ज्वाला की प्राप्ति होती है, यानी ईंधन को वायु में जलाने पर हमें ज्वाला प्राप्त हो पाता है। अब इस ज्वाला को दो भागों में बांटा गया है, ज्वाला दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो ज्वाला है उसे हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा है उसे हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के नाम से जानते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम को हम लोग प्रदीप्त ज्वाला या प्रकाशमान ज्वाला के नाम से जानते हैं। प्रदीप्त ज्वाला या प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित होता है, प्रकाशमान ज्वाला। लेकिन नॉन ल्यूमिनस को हम लोग प्रकाशहीन ज्वाला के नाम से जानते हैं, यानी इससे ज्यादा प्रकाशित नहीं हो पाता, ज्यादा प्रकाश आसपास नहीं फैल पाता। यहाँ जो ल्यूमिनस फ्लेम का जो रंग होता है वो क्या होता है, इसका रंग होता है पीला, और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का प्रकाशहीन ज्वाला का जो रंग हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नीला। फिर हम चर्चा करें ल्यूमिनस फ्लेम में जो इसमें ईंधन का दहन होता है वो क्या होता है। तो ईंधन का दहन इसमें ल्यूमिनस फ्लेम में अपूर्ण होता है, यानी पूर्ण रूप से ईंधन इसमें नहीं जल पाता। लेकिन जब हम चर्चा करें इसमें, तो ये नॉन ल्यूमिनस में ईंधन का जो दहन होता है वो पूर्ण होता है। कहने का मतलब इसमें ईंधन पूर्ण रूप से जल पाता है। तो स्पष्ट हो गया कि ज्वाला के दो प्रकार हैं, एक ल्यूमिनस फ्लेम और दूसरा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम में ज्वाला का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इसका रंग पीला होता है, इसे हम प्रदीप्त या प्रकाशमान ज्वाला के नाम से जानते हैं। जबकि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के अंतर्गत चर्चा करें तो ये प्रकाशहीन होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं, इसका रंग नीला होता है, और इसमें ईंधन का पूर्ण दहन हो पाता है। तो इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ईंधन का पूर्ण दहन ज्वाला के किस भाग में होता है। तो ज्वाला का पूर्ण दहन नॉन ल्यूमिनस, कहने का मतलब प्रकाशहीन ज्वाला में ईंधन पूर्ण रूप से जलती है, और प्रकाशमान में ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलती है। नॉन ल्यूमिनस यानी प्रकाशहीन में ज्वाला का रंग जो होता है वो नीला, और प्रकाशमान यानी ल्यूमिनस में प्रकाश का जो रंग होता है वो हमें पीला देखने को मिलता है। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक फ्लेम, किसका फ्लेम, तो अब हम एक मोमबत्ती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मोमबत्ती की ज्वाला, यानी फ्लेम ऑफ कैंडल। जब हम एक कैंडल की ज्वाला की चर्चा करेंगे तो पहले हम कोशिश करते हैं कि इसका एक फिगर हम बनाने की कोशिश करें। ये एक फिगर हम कोशिश कर रहे हैं एक ये कैंडल का बनाने का। यहाँ ये जो इसमें ज्वाला हमें देखने को मिलती है वो क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। फिर ये सेकेंड, इसका मध्य वाला भाग, और एक थर्ड ये वाला भाग। यानी एक मोमबत्ती की ज्वाला को हम देखते हैं तो इसमें हमें 3 लेयर देखने को मिलते हैं। तो हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे कि इसका जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशहीन ज्वाला। यानी मोमबत्ती का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम प्रकाशहीन के नाम से जानते हैं। मोमबत्ती के सबसे बीच का जो भाग होता है, ये सेकेंड लेयर की जब हम चर्चा करें तो इसे हम कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला। और जो सबसे बीच का या भीतरी भाग होता है उसे हम मोमबत्ती का केंद्रीय मंडल के नाम से जानते हैं। तो अब ये 3 चीजें हमारे पास। अगर एक मोमबत्ती की ज्वाला को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो इसमें हमें 3 चीज की चर्चा की जाती है। एक प्रकाशहीन ज्वाला,
एक प्रकाशमान ज्वाला और एक केंद्रीय मंडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो स्वाभाविक है जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, यानी यहां हम चर्चा कर देंगे प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशहीन ज्वाला इसका सबसे गर्म भाग होता है और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये रंग होता है इसका नीला होता है। दूसरी हम चर्चा करें सबसे बड़ा भाग, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बड़ा भाग उसे हम प्रकाशमान ज्वाला के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम इसे इंग्लिश में बोले प्रकाशमान ज्वाला को, तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम। और अगर हम प्रकाशहीन को यानी सबसे गर्म भाग की चर्चा की जाए तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग वो क्या है, तो प्रकाशहीन ज्वाला जिसका रंग नीला होता है, प्रकाशमान ज्वाला जिसका रंग कैसा होता है, तो ये पीला होता है, पहले भी हम ज्वाला में पढ़ चुके हैं। और जो सबसे ठंडा भाग होता है यानी सबसे कम ताप का, सबसे कम गर्म का जो क्षेत्र होता है मोमबत्ती का, वह कौन सा होता है, तो स्पष्ट है इसका जो केंद्रीय मंडल है। यानी केंद्रीय मंडल जिसे हम सेंट्रल जोन के नाम से भी जानते हैं, मोमबत्ती का जो सबसे बीच का भाग होता है सेंट्रल जोन, ये सबसे कम गर्म का क्षेत्र का ताप होता है और यहाँ जो होता है कोई भी पदार्थ यहाँ नहीं जल पाता है। अगर हम इस केंद्रीय मंडल में एक माचिस की तीली को भी अगर हम बीच में यहाँ तक लेके जाएं तो वहां माचिस की तीली नहीं जल पाती है। इससे स्पष्ट है कि सबसे कम गर्म क्षेत्र ये होता है और इसका कोई प्रकाश बहुत कम होता है, न की मात्रा में होती है। तो मोमबत्ती की तीन ज्वाला हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। प्रकाशहीन ज्वाला जो इसकी सबसे ऊपर की ज्वाला है, दूसरा प्रकाशमान ज्वाला जो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, पूछा जाता है सबसे बड़ा क्षेत्र मोमबत्ती का की ज्वाला का, तो प्रकाशमान ज्वाला। और जो केंद्रीय मंडल होता है उसमें दहन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, अर्थात वहां पे जो हमें ज्वाला देखने को मिलते हैं वो उसमें एक माचिस की तीली ले जाने पर भी वो जलता नहीं है। ये तो मोमबत्ती की ज्वाला की कुछ स्थिति पे चर्चा की गई है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्वाला के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एलपीजी पे कुछ चर्चा करते हैं। एलपीजी क्या है, तो एलपीजी हम सभी लोग जानते हैं, एलपीजी को हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। ये आज सभी घरों में करीब करीब इसका प्रयोग भोजन पकाने के रूप में किया जाता है। इससे पहले एक बार चर्चा कर लें, ये जो हम मोमबत्ती की चर्चा किए हैं, मोमबत्ती के लिए पूछा जाता है कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मोमबत्ती का आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे C25H52 C25 एंड H52। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है पेंटाकोसिन। यानी मोमबत्ती का जो सूत्र होता है वो होता है C25H52 और इसका जो सूत्र रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम इसे जाना जाता है, वो पेंटाकोसिन के नाम से जाना जाता है। शायद ये आप लोग स्पष्ट अभी याद हो गए होंगे, पेंटाकोसिन इट मींस मोमबत्ती। अब हम लोग जो अभी एलपीजी की चर्चा कर रहे थे, एलपीजी एक कॉमन फ्यूल है जो भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख देते हैं। ऑप्शन आपके पास लिक्विड भी होगा, लिक्विफाई होगा, लिक्विफाइड होगा और नन ऑफ दीज होगा। तो याद रखना है, ये स्पेलिंग याद रखना है, LIQUEFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना किस चीज से होता है, ये किस चीज का मिश्रण होता है। एलपीजी अगर पूछा जाए किस चीज का मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर के लिए हम सबसे पहले
जो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है? वो ब्यूटेन की होती है। फिर इसमें प्रोपेन और फिर इसमें एथेन, ये तीन चीज हमें देखने को मिलती हैं जो इसे बनाने में मदद करती है, यानी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है या आपके ऑप्शन में फॉर्मूले भी होते हैं कि एलपीजी को तैयार करने में जो कौन सी गैस सबसे ज्यादा उसमें उपस्थित होती है, तो ब्यूटेन याद रखेंगे C4H10, कार्बन का 4 भाग और हाइड्रोजन का 10 भाग। प्रोपेन C3H8, कार्बन का 3 भाग, हाइड्रोजन का 8 भाग। और एथेन जिसे हम C2H6 के नाम से जानते हैं, तो ये तीनों का जो मिश्रण है वो क्या है? तो वो है एलपीजी। यानी पूछा जाता है एलपीजी का मुख्य घटक, सबसे प्रमुख अवयव एलपीजी का क्या है? तो वो है ब्यूटेन, यानी C4H10। इसके साथ ही साथ एलपीजी में और क्या क्या होते हैं? तो एलपीजी में इसके अलावे, ब्यूटेन के अलावे, उससे ब्यूटेन से कम मात्रा में प्रोपेन यानी C3H8 और प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 उसमें मिले होते हैं। एक चीज और चर्चा हम करेंगे कि ये जो गैस, इसे हम कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस इसे हम करते हैं। हिंदी में एलपीजी को किस नाम से जाना जाता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को हम लोग स्टोर करते हैं लोहे के सिलेंडर में। आप लोग देखे भी हैं इसे, तो ये लोहे का जो सिलेंडर होता है उसमें इसे स्टोर किया जाता है। तो ये होती है गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं होता है। तो ये कब लीक करेगी हमें पता नहीं चलेगी और उसकी ज्वलन ताप कम होने से खतरा हमेशा बना रहेगा कि ये कभी भी आग पकड़ सकती है, हम लोग को डैमेज कर सकती है। तो इस चीज के लिए इस एलपीजी सिलेंडर में कि अगर इससे रिसाव हो उसका हम पता लगाने के लिए उसमें एक गंध युक्त पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि एलपीजी सिलेंडर में से होने वाले रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि गंध की मदद से हम पहचान जाते हैं कि एलपीजी सिलेंडर लीक कर रहा है। तो वो है एथिल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। C2H5SH एथिल मरकैप्टन, जिसकी वजह से हम उसकी गंध को पहचान पाते हैं और फिर हम उस आधार पे हम उसे रोक पाते हैं। ये आपके पूरे चैप्टर हो गए फुलफिल। आप इसी तरीके से जो भी प्रीवियस वीडियो हैं अपलोड किया गया पिछले 4 सेशन के, वो आप देख लेंगे। उम्मीद है कि इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं। 99% आपके क्वेश्चंस यहीं से वन लाइनर बनेंगे। आप इसे बार बार कोशिश करें, देखें। नहीं समझ में आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ और ऑल इन वन एक वीडियो बना दें, फिर ताकि सब आसान हो जाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे एंड अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।